हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आपके लिए हम लाए हैं बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ज्ञानवर्धक टॉपिक लेकर आज की क्लास में। आज का यह जो वीडियो है HDI पर बेस्ड है। ज्योग्राफी और पॉलिटी जिनका भी सब्जेक्ट होगा 11th-12th में, उन छात्रों के लिए आज का क्लास बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देखें, अंत तक देखें, तभी जाके बात समझ में आएगी। लाइक शेयर कमेंट तो करें ही करें। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज छात्रों हमें पढ़ना है HDI के बारे में। HDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन मतलब मनुष्य, डेवलपमेंट माने विकास, है ना। इंडेक्स माने सूचकांक। किसी चीज़ का जब रिपोर्ट वगैरह होता है तो जो डाटा होते हैं संख्यात्मक रूप से आंकड़े होते हैं, उसी को सूचकांक कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि पूरी दुनिया में किस देश के लोग कितने मतलब विकसित हैं। धनी के मामले में विकसित नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य सारे चीज़ों में एन एवरेज कितना अब वो आगे हैं, उनका एक रेटिंग तय करती है एक संस्था। उसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। तो मानव विकास सूचकांक क्या है जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग जान लें कि इस मानव विकास सूचकांक को जो संस्था जारी करती है वो UNDP है। लेकिन UNDP को जानने से पहले इसका जो मेन संस्था है जो इसकी देखभाल करती है वो है UNO। ठीक है, UNO के बारे में आइए देखते हैं। 1939 से लेकर 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, है ना। 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। इसमें पूरी दुनिया के देश आपस में लड़ रहे थे। जल थल वायु सब जगह लड़ाई हो रही थी, बड़े पैमाने पर लड़ाई हो रही थी, इसीलिए इसे विश्व युद्ध कहा जाता है। दूसरा विश्व युद्ध में जर्मनी को रूस ने हरा दिया, अपने आप को बहुत शक्तिशाली देश समझने लगा रूस। और जापान को अमेरिका ने बम गिरा करके हिरोशिमा नागासाकी वाला घटना देकर अमेरिका अपने आप को समझने लगा हम सुपर पावर है। दोनों के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, तो वो सब भी चीज़ आप लोग पढ़े ही हैं। 1945 ईस्वी के बाद जब जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, शीत युद्ध का वक्त शुरू हुआ, तो पूरी दुनिया में एक बार फिर से दहशत का माहौल था कि तीसरा विश्व युद्ध कभी ना हो जाए। और ये तीसरा विश्व युद्ध अगर कभी हुआ तो प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध से भी ज़्यादा खतरनाक और भयावह हो सकता है। इसलिए ऐसे कभी भविष्य में युद्ध ना हो, इसके मतलब युद्ध हो जाए तब रोकने के लिए काम करेंगे, ऐसा नहीं। अभी से अगर प्रयास किया जाए तो शायद युद्ध नहीं हो। इसको लेकर के बड़े बड़े देशों ने, खासकर विजित राष्ट्रों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। इस संस्था का मेन उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम रखना है। विश्व के सारे देशों के साथ कोई अगर समस्या है, किसी तरह की अगर विवाद है, तो उसको मतलब युद्ध की स्थिति ना पैदा हो, दोनों में विचार विमर्श करके मध्यस्थता करके प्रॉब्लम को दूर कर लिया जाए। इस कार्य हेतु एक संस्था की ज़रूरत थी और वह संस्था के रूप में UNO का फॉर्मेशन हुआ, निर्माण हुआ। इससे पहले हम थोड़ा सा बता दें, 1914 से लेकर के 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इस विश्व युद्ध के बाद भी 1920 ईस्वी में लीग ऑफ नेशन बना था, राष्ट्र संघ जिसका नाम था। उस संस्था का भी मकसद यही था, उद्देश्य यही था जो इसका है। उस संस्था का उद्देश्य था कि पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम रखना है, सारे देशों को मित्रवत व्यवहार के लिए प्रेरित करना है और किसी तरह की युद्ध की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए कार्य करने हैं। ठीक है, लेकिन वह संस्था इतनी मजबूत नहीं थी, उसमें बहुत सारी खामियां थी, त्रुटियां थी। ठीक है, वो किसी और क्लास में हम लोग उसको कवर करेंगे। इस संस्था का क्या हुआ, माने खात्मा हो गया 1939 में। जैसे ही इसका स्थापना ही हुआ था विश्व युद्ध रोकना, लेकिन विश्व युद्ध रुका नहीं, दूसरा हो गया, मतलब ये पूर्णतः समाप्त उसी दिन हो गया। तो 1939 से 45 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर इसी तर्ज पर उन कमियों को और उन खामियों को दूर करते हुए एक नए क्लेवर और फ्लेवर में एक मजबूत संगठन की ज़रूरत थी कि जो कल होकर के भविष्य में युद्ध भी ना हो, इस तरह की स्थितियों को भी डील कर सके और मजबूत बन सके, जिसे मतलब समाप्त नहीं किया जा सके। ऐसा करके UNO की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। कहाँ होती है तो USA में एक राज्य है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA, यानी अमेरिका में कैलिफोर्निया शहर में जो है कि राज्य है वहाँ, तो कैलिफोर्निया में ही इसकी स्थापना होती है UNO की।
ठीक है। इसका मेन उद्देश्य था कि दो देशों के बीच युद्ध ना हो, अगर कोई विवाद है तो उसको आपस में ही सुलह कर ले, ये सारे काम थे। ठीक है, अगर दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो युद्ध विराम करना, ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंडर आती है। हम देखेंगे यहाँ कुछ इसका परिचय भी हम लोग जान लें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूएनओ के कुछ संगठन हैं, इसके मुख्य संगठन 6 है। ठीक है, 6 कौन कौन से ऐसे अंग, अन्य अंग बहुत सारे हैं, लेकिन पहले मुख्य अंगों की हम लोग शॉर्टकट में चर्चा करते हैं। सबसे पहले महासभा है। ठीक है, तो यूएनओ के बारे में देखते हैं। यूएनओ जो एक संगठन है, इसकी स्थापना हो गई, इसका उद्देश्य हमने बता दिया। इसके सदस्यों की संख्या 193 है। पूरी दुनिया में लगभग 195 के आसपास देश हैं, लेकिन उसमें से अधिकांश देश, 1-2 देश छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे के सारे देश जो है यूएनओ के सदस्य हैं। सबसे अंतिम सदस्य जो यूएनओ का है 193वां, वह दक्षिणी सूडान है। याद रखना है, दक्षिणी सूडान सबसे अंतिम सदस्य, जो कि 2006 में बना हुआ था। ओके, 2006 या 11 में बना था, 2011 में। आगे देखिए, इसमें इसके जो अंग हैं वो 6 अंग है। सबसे पहला अंग है महासभा। ठीक है, महासभा क्या है, इसमें जो 193 सदस्य हैं, ये सारे इसके सदस्य होते हैं। 193 सदस्य, इनका काम है वर्ष में एक बार मीटिंग होता है, और उस मीटिंग में सारे सदस्य लोग उपस्थित होते हैं, और उस उपस्थिति के आधार पर सबको अपनी अपनी बात रखने का मौका मिलता है और अपनी अपनी बात रखते हैं। ठीक है, किसी की कोई समस्या है तो उस पर समाधान, विचार विमर्श होता है। ये एक संसद की तरह काम करता है। किसी तरह का अगर कोई डिसीजन लेना हो, अगर सदस्यों से पूछताछ करना हो, तो ये 193 सदस्यों की जो सभा है, महासभा, उसी में यह तय होता है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, मैनहट्टन द्वीप है एक, न्यूयॉर्क में। अमेरिका में न्यूयॉर्क एक बहुत ही अच्छा सिटी है, बहुत ही फेमस है न्यूयॉर्क। वहीं मैनहट्टन द्वीप है, उसी द्वीप पर इस महासभा का ऑफिस है। इसमें सदस्यों की संख्या 193 है, और इस महासभा के कार्यों का संचालन, माने इसकी अध्यक्षता कौन करता है, अभी वर्तमान में अब्दुल्ला शाहिद नाम के एक व्यक्ति हैं, जो इस महासभा के क्या है, अध्यक्ष हैं। ओके, तो महासभा क्या है ये समझ में आ गया। दूसरा जो संगठन है इनका, दूसरा अंग जो है इस यूएनओ का, सुरक्षा परिषद। संगठन भी कह सकते हैं, लेकिन अंग कहना ज़्यादा बेहतर है। सुरक्षा परिषद, देखिए, महासभा को लेकर के एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी है, विश्व का इसे लघु संसद कहा जाता है। विश्व का लघु संसद, यानी संसद तो हर देश में ही होता है, लेकिन विश्व का, पूरी दुनिया का लघु संसद, जहां हर देश से लोग चुन कर आए, तो वो किसे कहा जाता है, यूएनओ के महासभा को कहा जाता है। अगला टॉपिक है सुरक्षा परिषद। तो देखिए, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। 15 सदस्य हैं, और ये 15 सदस्य 2 तरह के हैं, एक अस्थाई है और एक अस्थाई है। ओके, अस्थाई है। अस्थाई और अस्थाई में क्या फ़र्क है, तो अस्थाई सदस्यों की संख्या मात्र 5 है। अस्थाई सदस्यों की संख्या मात्र 5 है, और अस्थाई सदस्यों की संख्या कितनी है, 10 है, और ये टोटल मिला के 15 है। इन 5 अस्थाई सदस्य में कौन कौन है, तो हम यहाँ नाम आपको गिना देते हैं। ब्रिटेन है, ठीक है, उसके बाद में यूएसए है, उसके बाद में रसिया है, रसिया है, उसके बाद में आपको बता दें ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, रसिया हो गया, चाइना और फ्रांस है। ठीक है, चाइना और फ्रांस है। ठीक है, चाइना और फ्रांस, ये जो 5 देश हैं, ये पांचों देश कौन चीज़ है, स्थायी सदस्य है। किसके, सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में सबसे मुख्य सदस्य यही हैं, स्थायी सदस्य हैं। बाकी जो 10 देश हैं वो अस्थायी सदस्य है। जैसे इसमें भारत भी अस्थायी सदस्य था, कई बार भारत को भी मिला है। अभी भारत नहीं है, थोड़े दिन पहले अस्थायी सदस्य के रूप में था, लेकिन इसका कार्यकाल जैसे ही पूरा हो जाता है तो फिर वहाँ से जगह खाली करना होता है, उस जगह पर कोई और आते हैं, क्योंकि 10 से 11 देश नहीं रखना है और इतने सारे देश हैं, सबको बारी बारी से मौका देना है। तो इस तरह भारत इसमें 8 बार चयनित हुआ है अब तक। अस्थायी सदस्य में भारत कितने बार चयनित हो गया है, 8 बार। ये 2 वर्षों के लिए लगभग इसका चुनाव होता है। तो भारत अभी वर्तमान में अस्थायी सदस्य नहीं है। अस्थायी सदस्य 5 हो गया और अस्थायी 10 हो गया, यानी 15 सदस्य सुरक्षा परिषद का होता है। इनका काम क्या है कि ये जो 5 सदस्य हैं, ये अस्थाई, इनका काम है पूरे विश्व में सुरक्षा व्यवस्था की जांच करना, सुरक्षा कहाँ की है, लूंज पूंज कहीं दिक्कत है तो ये 5 देश ही एक्शन लेते हैं। इन्हें जो है ना विश्व का सिपाही भी कहा जाता है। विश्व का सिपाही या पुलिस मैन ऑफ वर्ल्ड,
ठीक है, पुलिस मैन ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, विश्व का सिपाही लिख सकते हैं, विश्व का सिपाही, विश्व का सिपाही कहिए या पुलिस मैन ऑफ वर्ल्ड कहिए, सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तीसरा जो अंग है वह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की जरूरत इसलिए महसूस हुई कि कोई, देखिए, समाधान, हर चीज़ समाधान से ही नहीं होगा, कभी कभी कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। तो जब न्यायालय रहेगा तो कुछ ज़्यादा विवादी चीज़ें जो है न्यायालय में जाके फैसले होंगे। तो यहाँ पर जिस तरह दो लोगों के बीच न्यायालय में मामला होता है, उसी तरह 2, 3, 4 देशों के बीच का भी मामला न्यायालय में सुलझाया जा सकता है। तो इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन किया गया था। कब? 26 जून 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इसका उद्घाटन उस दिन नहीं, 18 अप्रैल 1946 को हुआ। कैलिफोर्निया, अमेरिका में ही कैलिफोर्निया जगह है, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना होती है। लेकिन इसका जो मुख्यालय है द हेग में है। द हेग कहाँ है? नीदरलैंड। नीदरलैंड में एक शहर है द हेग, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मतलब मुख्यालय है, वहीं केस सुनवाई होता है। इसका जो अध्यक्ष है जुआन डोनेग है, जुआन डोनेग, याद रखना है, जुआन डोनेग। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जज होते हैं, न्यायाधीश, उनकी संख्या 15 है वर्तमान में। अभी ये बाद में हो सकती है बढ़ भी जाए, लेकिन वर्तमान में 15 देश, इसके 15 देश नहीं, 15 न्यायाधीश हैं। और इन 15 न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, इसकी स्थापना 26 जून 1945। इसका कार्यकाल शुरू मतलब उद्घाटन कब हुआ? 18 अप्रैल 1946। स्थापना कहाँ हुआ? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। जुआन डोनेग किसके अध्यक्ष थे? इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15, जो कि किसी भी चीज़ पर फैसले देते हैं। और इनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। अगर फिर से चुनाव हो, 9 साल के बाद फिर बदल दिए जाए, अगर चुनाव हो, तो ये 15 सदस्य में से अधिकतम 5 सदस्य चुने जा सकते हैं। क्योंकि चुने जाएंगे, लेकिन सारे के सारे नहीं चुने जाएंगे, 15 के 15, 14 के 14 नहीं चुने जाएंगे। उसमें से अधिकतम 5 सदस्य ही जो है 9 साल के लिए फिर दोबारा चुने जा सकते हैं, अन्यथा फिर नए 15 आएंगे। तो ये इसका कंडीशन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। हमारे यहाँ से दलबीर सिंह भंडारी नाम के एक व्यक्ति थे जिनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हो गया। चौथा जो संगठन है या अंग है वह है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ये आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या है? तो देखिए, पूरे विश्व में आर्थिक रूप से हर देश आगे बढ़े, क्योंकि विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी 1945। बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई, खराब हो गई, तो उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, हर देश आर्थिक रूप से विकास करे, सामाजिक रूप से आगे प्रगति करे, उन्नति करे, व्यापार व्यवसाय से सब तरह से। तो इसके लिए ये तो सुरक्षा देख रहा है, ये तो मुद्दों पर बात कर रहा है, ये तो कोर्ट कचहरी देख रहा है। मतलब आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति करे देश, इस ऐसा करने के लिए यूएनओ की एक अन्य अंग है जिसका नाम है आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो सिल्वी लिसूकस है, सिल्वी लिसूकस। और इनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है। इसमें 54 गो सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 54, यानी 54 देश है। शुरू में इसके सदस्य देशों की संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे इसके सदस्य देशों की संख्या बढ़ती चली गई। अभी वर्तमान में 54 देश हैं। और ये 54 देश में मतलब 54 देश का कार्यकाल जो है कितने समय के लिए रहता है? 3 साल के लिए। और 3 साल के बाद फिर जो है इसमें से 1/3, 54 के 1/3 हो जाएगा 18 × 54। 18 देश ऐसे हैं जो 3 साल के बाद अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, मतलब इनसे हट जाते हैं, ठीक है। और उसके जगह पर नए 18 देशों का चयन यहाँ होता है। इस तरह फिर 54 हो गया और फिर वो काम करेगा। 3 साल के बाद फिर दूसरे 18 जो हैं, जिनका अभी 3 साल पूर गया है, उनको बाहर कर दिया जाएगा। वहाँ पर नए 18 देश आ जाएंगे। तो इस तरह आर्थिक और सामाजिक परिषद काम करता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए रहता है। उनकी संख्या 54 होती है और प्रत्येक 3 वर्षों पर 1/3 सदस्य इसके अवकाश प्राप्त कर लेते हैं और उसके जगह पर नए सदस्य चुन के आते हैं। अभी इनके अध्यक्ष जो है सिल्वी लिसूकस है, ठीक है, लिसूकस, थोड़ा सा नाम ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
एक पांचवा जो अंग है वह है न्यास परिषद। इसको प्रन्यास परिषद भी कहा जाता है, कभी न्यास परिषद भी कहा जाता है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? अलेक्सिस लमेक। ये फ्रांस देश के हैं, अलेक्सिस लमेक फ्रांसीसी हैं। न्यास परिषद क्या करता है समझिए ध्यान से। सुरक्षा परिषद, महासभा, सचिवालय जनरली बच्चा जानता है। न्यास परिषद को गौर से समझिए। देखिए 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उस समय देशों की अर्थव्यवस्था बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। देश बहुत मतलब परेशान हो गए थे। बहुत सारे देश तो उपनिवेश के तौर पर थे, बड़े बड़े साम्राज्यवादी देशों के गुलाम बनकर के काम कर रहे थे। तो उन गुलाम देशों को आज़ाद कराना, उनको अपने यहाँ खुद का शासन स्थापित करना, स्वायत्त राज्य का दर्जा देना इत्यादि कामों के लिए एक संगठन की स्थापना होती है। यूएनओ के अंदर एक अंग की स्थापना होती है जिसका नाम है न्यास परिषद अथवा प्रन्यास परिषद कहते हैं। वो 1945 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो सदस्य होते हैं, जो काम करते हैं, ये सुरक्षा परिषद के ये 5 सदस्य हैं। जो अस्थायी सदस्य हैं ना, ये 5 ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चाइना और फ्रांस, ठीक है। ये 5 देश जो हैं इस न्यास परिषद अथवा प्रन्यास परिषद के ही सदस्य होते हैं। इनका काम है कि विश्व युद्ध के बाद किस देश में स्वायत्त राज्य की स्थापना होती है, कहाँ मतलब आर्थिक प्रगति हो रहा है कि नहीं, कोई किसका गुलाम है कि नहीं, मानव अधिकारों का क्या हाल चाल है, ये सब चीज़ जानने के लिए न्यास परिषद का गठन हुआ था। लेकिन 1945 से लेकर 1994 तक ही काम किया। आज के डेट में यह संस्था निष्क्रिय है। निष्क्रिय का मतलब इसे बंद कर दिया गया है ऐसा कतई ना समझे। आज भी यूएनओ का अंग न्यास परिषद, प्रन्यास परिषद पढ़ाया जाता है, ये भी है नाम में, लेकिन यह थोड़ी सी निष्क्रिय है, अनएक्टिव हो गया है। मतलब इसका जो काम था कि स्वायत्तता दिलाना, तो लगभग सबके यहाँ ठीक ठाक है। अब साम्राज्यवादी देश उतना है, उपनिवेशवाद है नहीं, लगभग सभी स्वतंत्र हो गए हैं, ठीक है। तो अब इसका काम धीरे धीरे कम होता गया है। तो इसलिए अब इस संस्था को मतलब निष्क्रिय कर दिया गया है, कानून बनाकर वैधानिक रूप से इसे निष्क्रिय कर दिया गया है। लेकिन आने वाले समय में जब इसकी उपयोगिता मतलब लगेगी, आवश्यक होगी, महासभा में जब ये बात तय होगा तो इसको फिर से एक्टिव कर दिया जाएगा, एक्टिव मोड में आके काम करेगा। तो हम देखते हैं 1945 में इसकी स्थापना हुई और 1 नवंबर, याद रखना, 1 नवंबर 1994 को इसे निष्क्रिय कर दिया गया। तब से अभी तक यह बंद पड़ा हुआ है, अभी कोई विशेष काम नहीं कर रहा है। लेकिन ख़त्म कर दिया गया है ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इसे निष्क्रिय कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, ये भी समझ में आ गया न्यास परिषद। अब जो छठा है वो है सचिवालय। सचिवालय को सेक्रेटरी कहते हैं। ये देखिए, महासभा को असेंबली कहते हैं, इंटरनेशनल सुरक्षा परिषद को सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को इंटरनेशनल कोर्ट कहते हैं, इसको जो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कहेंगे, इसको जो है प्रन्यास परिषद, और ये सचिवालय है सेक्रेटरी कहेंगे। तो ये जो सेक्रेटरी है सचिवालय, ये पूरा यूएनओ के कामों को देखरेख करता है। यूएनओ का पूरा ये ऑफिस है, मैंने देखरेख करने वाला। और यूएनओ का जो हेड व्यक्ति है उस सचिव जो कहलाता है, यूएनओ का जो हेड है वह सचिव कहलाता है। इसी सचिवालय के ऊपर भारी होते हैं जिन्हें महासचिव कहा गया है। और ये महासचिव जो है, जब 1945 में जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, तो उस समय यूएनओ का ये जो महासचिव थे त्रिगवेली थे। त्रिगवेली याद रखिएगा, त्रिगवेली, ठीक है। ये त्रिगवेली जो है नॉर्वे के थे, ठीक है। त्रिगवेली कहाँ के थे? नॉर्वे के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी जो वर्तमान में महासचिव है वह तो आप लोग को मालूम ही होगा, एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। एंटोनियो गुटेरस जो है, हम लिख देते हैं एंटोनियो या एंटोनिया गुटेरेस, ठीक है। ये नाम है, गुटेरेस है, ट है, र है, गुटेरस। तो एंटोनियो गुटेरस नाम के एक व्यक्ति हैं, पुर्तगाली है, ये पुर्तगाल के हैं, ठीक है, पुर्तगाल के हैं। तो ये व्यक्ति ही हैं जो सचिवालय का हेड ऑफिस पूरा संभालते हैं। इनके अंदर बहुत सारे कर्मचारी भी काम करते हैं इनके ऑफिस में, लेकिन सबका हेड जो है एंटोनियो गुटेरस, पुर्तगाल के ये पहले मैंने उस समय विदेश मंत्री थे, वहाँ के राजनयिक, बाद में प्रधानमंत्री भी बने। उसके बाद एंटोनियो गुटेरस जो है यूएनओ के क्या बन गए?
सचिवालय के हेड महासचिव बन गए। अभी वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस महासचिव है। चलिए, तो ये सब तो हो गया यूएनओ की स्थापना कब हुई, क्यों हुई, इसका क्या उद्देश्य है, इसके कौन कौन से अंग है, किस अंग का क्या काम है, ये सब हमने आपको बता दिया। ये मुख्य अंग है, ये 6 जो है मुख्य अंग है। महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ये नहीं है, ठीक है, न्यास परिषद, सचिवालय, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जो अंग है यूएनओ का प्रमुख अंग है। इसी अंग के बेस पर यूएनओ टिका हुआ है, खड़ा है, काम कर रहा है। लेकिन इसके अलावा भी ये जो जितना ये 6 अंग मिलके जितना काम करता है उससे कहीं ज़्यादा और भी बहुत सारे काम रहते हैं यूएनओ को करने। तो उसके लिए इन्होंने अपने छोटे छोटे समितियां बना रखी है, छोटे छोटे आयोग बना रखे हैं, छोटे बड़े जो है कि एजेंसियां बना रखी है। तो आइए हम लोग उन चीज़ों को अब जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम साफ़ कर देते हैं ताकि इधर लिखने के लिए जगह मिल जाएगा। अब हम लोग मेन टॉपिक पर एचडीआई पर आते हैं। यूएनओ के बारे में हम लोग जान गए। देखिए, यूएनओ के अंदर बहुत सारे एजेंसियां हैं, जैसे आपने देखा होगा यूएनडीपी, जिसके बारे में अभी हम लोगों को पढ़ना है। यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसके बाद में यूएनएचसीआर है, HCR है। उसके बाद में WTO का नाम सुने होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरे विश्व में व्यापार व्यवसाय देखता है पूरे देशों के। उसके बाद में WHO है, WHO का मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना। ILO है जो कि 1919 से काम कर रहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा UNEP है, UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी यूएनओ काम करती है। उसके अलावा और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। अंकटाड का नाम आप लोग सुने होइएगा, अंकटाड। उसके बाद में और भी छोटी छोटी कई छोटी बड़ी संस्थाएं हैं जो अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अलग अलग काम करती हैं। ये समितियां, ये एजेंसियां इसके मुख्य अंग तो नहीं है, लेकिन इसके मुख्य अंग से कम भी नहीं है, मतलब ये एजेंसी के तौर पर इसके अन्य अंग के तौर पर काम करती है। आइए इन्हीं एजेंसियों में हम यूएनडीपी की चर्चा करते हैं। यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी, तो देखते हैं यहाँ यूएनडीपी की स्थापना, इसका फुल फॉर्म देखिए, यूएनडीपी यहाँ लिख दिए हम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी हो गया। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को अमेरिका में ही हुआ था। इसके वर्तमान अभी जो अध्यक्ष हैं अचीम स्टेनर है, अचीम स्टेनर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कंपटीशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये यूएनडीपी करती क्या है, इसका काम क्या है, तो इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, इसका एक एजेंसी है इसलिए पहले यूएन लगा है। विकास कार्यक्रम, यानी पूरी दुनिया में ये विकास को लेकर के कार्यक्रम तय करता है और किस देश का कितना विकास हुआ है, इस विकास को निर्धारित करके एक रेटिंग तय करता है कि भाई ये देश विकसित है, ये देश कम विकसित है, ये देश बहुत कम विकसित है, ये पिछड़े हैं। इसको लेकर के वो एक जो रिपोर्ट तैयार करता है, जो इंडेक्स आंकड़ा प्रस्तुत करता है, उसी आंकड़ा को हम लोग HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इस HDI की शुरुआत जो है पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री जिनका नाम था महबूब उल हक, ठीक है, अर्थशास्त्री महबूब उल हक, महबूब उल हक। उसमें डॉक्टर अमर्त्य सेन ने भी सहयोग किया, है ना। अमर्त्य सेन जो हमारे देश के अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इस नियम को अपने यहाँ भी HDR के रूप में प्रयुक्त किया और उन क्षमताओं का उपयोग किया, तो वो अलग मैटर है। महबूब उल हक ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। उस कॉन्सेप्ट को, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, इन कॉन्सेप्ट को यूएन की एजेंसी यूएनडीपी ने स्वीकार कर ली। उन्होंने असल में दिया क्या था, उन्होंने बताया था कि भाई पूरी दुनिया में कुछ देश बहुत आगे हैं, कुछ देश बहुत पीछे हैं, तो इसका एक रेटिंग तय होना चाहिए, मतलब रैंकिंग तय होना चाहिए कि कौन देश कितना आगे है या कौन देश पीछे है तो कितना पीछे है। इसको लेकर के कुछ आधार बनाए गए और उन आधारों पर ये तय किया गया कि विकास किसके यहाँ किस लेवल का विकास है। तो आधार तय किया गया 4 चीज़ों को। सबसे पहला शिक्षा, वहाँ शिक्षा कैसा है। स्वास्थ्य, यानी वहाँ का स्वास्थ्य कैसा है। चौथा, वहाँ का जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब अधिक उम्र तक जीवन जीने की जो
माने चांसेस होते हैं उसको जीवन प्रत्याशा कहते हैं। जहाँ अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा, शिक्षा, रोजगार, सारी चीज़ें उन्नत मिलेंगी तो वहाँ के लोगों की मतलब जो जीवन प्रत्याशा होती है, अधिकतम आयु तक जीवन जीने की जो उम्र होती है वो अधिकतम होती है। लेकिन जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ, शिक्षा, रोजगार ये सारी चीज़ें कमज़ोर अवस्था में हैं तो वहाँ के लोग बहुत अधिक दिनों तक जी नहीं पाते हैं। एन एवरेज की बात बता रहे हैं, ठीक है। अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो जीवन प्रत्याशा जिस देश का अधिक होगा वहाँ मतलब समझा जाएगा कि वो विकास है। तो विकास का ये तीसरा पैमाना है। हमारे देश जब जिस समय आज़ाद हुआ था 1947 में, तो हमारी जीवन प्रत्याशा बहुत कम थी, 35 वर्ष के आसपास थी। लेकिन आज वर्तमान में 69 वर्ष है जीवन प्रत्याशा। यानी ये जीवन प्रत्याशा के बढ़ने का यह सेंस है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हुआ है, शिक्षा का विकास हुआ है, स्वास्थ्य में डॉक्टर से लेकर हर तरह का विकास हुआ है। विकास का यह एक रूप है। चौथा है आय। आय को भी बताया गया है कि आय जहाँ अधिक होगी, अच्छी होगी, लोग प्रति व्यक्ति आय जहाँ के अच्छा होंगे, राष्ट्रीय आय अच्छा होंगे, तो वो विकास के पैमाने को छुएंगे, ठीक है। तो ये नहीं, 4 चीज़ों के आधार पर पूरी दुनिया में 189 देशों का जो है रेटिंग तय किया गया। और इस रेटिंग में 3 तरह के देश सामने आए। एक तो बहुत अधिक मतलब रैंकिंग में सबसे नंबर 1, 2 यानी शुरुआत के टॉप 10 जो होगा वो बहुत ही विकसित माना जाएगा। बाद के जो 50-60 होंगे वो बीच के होंगे, ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं ना बहुत ज़्यादा आगे हैं। लेकिन लास्ट के 50-60-100 जो भी होंगे, 50 होंगे मान लेते हैं, तो वो उतने ही कमज़ोर, जितना पीछे होगा उतना ही अविकसित माना जाएगा, और जितना जो आगे होगा देश वो उतना ही विकसित माना जाएगा। तो इस विकास के आधार पर 189 देशों का जो रैंकिंग तय किया गया। तो इस रैंकिंग में जो ये डाटा लिया गया किसका, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा और आय के आधार पर, तो उसमें 0 से लेकर 1 तक देशों का जो है ना डाटा रहता है। तो जो 0 के एकदम करीब रहता है, 0 के करीब जो रहता है वो अविकसित, ठीक है। 0 के पास, 0 और 1 के बीच रहता है, बीच में वह कम विकसित यानी विकासशील है, थोड़ा सा विकास किया है लेकिन और विकास करने की ज़रूरत है, विकास करने की ज़रूरत है। और जो 1 के समीप रहता है उसको हम विकसित मानते हैं। यानी 1 के आसपास जो देश है वह बहुत विकास कर चुका है। जैसे नॉर्वे का देखिए, तो 0 से लेकर 1, इस रैंकिंग में 189 में नंबर 1 पोजीशन नॉर्वे का है। यहाँ हम लिख देते हैं, दिखाई पड़ रहा है, नंबर 1 पोजीशन नॉर्वे का है। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ का HDI पूरे 189 देशों में नंबर 1 स्थान पर है, मतलब उससे आगे कोई नहीं है, सबसे नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद में और भी छोटे बड़े देश हैं, कुछ यूरोपीय देश ज़्यादातर हैं। भारत का स्थान इसमें उस समय जब यह बना था तो 126वां पोजीशन था, लेकिन आज के डेट में 131वां पोजीशन है भारत का। यानी भारत जो है 131वें पायदान पर है। इसका मतलब हुआ 189 देशों में 130 देश ऐसे हैं जो विकास के मामले में हमसे आगे हैं, हम 131वें पोजीशन पर, और बाकी देश हमसे पीछे हैं। यानी देखिए, हमारे विकास के तौर पर अगर देखें तो हम भले कहते हैं हमारा देश काफ़ी विकास किया है, लेकिन अन्य देशों से जब तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे या अन्य देशों के मामले में जब हमारा कंपैरिजन करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था अभी और विकास करने की ज़रूरत है, और बहुत सारे देश हैं जो हमसे काफ़ी आगे हैं। तो UNDP का ये HDI कहता है कि भारत जो है 131वें स्थान पर है। और सबसे लास्ट में हम ये समझेंगे कि HDI के मामले में सबसे लास्ट में 189 देशों में 189वां देश कौन है, तो सोमालिया है। सोमालिया नाम का एक देश है जो कि काफ़ी गरीब है, कमज़ोर है ना। तो इस देश का रेटिंग सबसे पीछे है, सबसे कमज़ोर है, 189 नंबर। बाकी पाकिस्तान भारत से बाद में है, चाइना पाकिस्तान से आगे है, ठीक है। तो इसी तरह सब देश का आगे पीछे थोड़ा बहुत है। HDI में इम्प्रूवमेंट के लिए क्या ज़रूरत है, वहाँ शिक्षा के स्तर को सही किया जाए, ठीक है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया जाए। निश्चित शिक्षा स्वास्थ्य जब उन्नत होगा तो जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो अच्छा आय प्राप्त करेंगे। ये सारी चीज़ें जैसे ही डेवलप होगा, हमारा HDI खुद डेवलप हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, और पूरे विश्व में हमारा मतलब रैंकिंग जो है बढ़ेगा। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर ये शिक्षा स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा ये गिरती हुई अवस्था में रहे, जब गिर जाए
गिरना नहीं चाहिए, देश के लिए बेहतर नहीं होता है, लेकिन कल्पना कीजिए अगर गिर जाए तो उस केस में क्या होगा, हमारा विकास का स्तर भी नीचे गिरना माना जाएगा। एचडीआई में हम 131 हैं तो 132 पर चले जाएंगे, 34, 35, 40, 45 पर चले जाएंगे, और ये सब उन्नत होगा तो हम 131 से सुधार कर हम छलांग लगा देंगे, 130, 25, 20 ऐसा आ जाएंगे। वो दिन याद कीजिए जब भारत इन एचडीआई के मामले में टॉप 10 में शामिल हो जाए तो कितना अच्छा होगा। चलिए इसी उम्मीद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने यूएनओ के बारे में जाना, यूएनडीपी के बारे में, एचडीआई के बारे में जाना। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप मिस न करें। बेल आइकन भी दबा दें और आप देखते रहें हमारा चैनल। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और शेयर जरूर करें कि इस तरह के जिनका भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो 11th में हो, 12th में हो, आफ्टर इंटरमीडिएट जो भी बच्चे हों, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो हमने जितने फैक्ट आपको बतलाए हैं ये सारी चीज़ें कंपटीशन के भी लिहाज से उतना ही महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है जितना कि एकेडमिक रूप से है। इसलिए इन सभी चीज़ें को याद रखिए, ध्यान रखिए, इसका रिवीजन करते रहिए और इसी तरह की वीडियो हम आपको हमेशा के लिए लाते रहेंगे, हमेशा की तरह आगे भी। अब दीजिए हमें इजाज़त और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, निकलते हैं। जय हिंद छात्रों।